नमस्कार। बिहार पे चर्चा अभिषेक तिवारी के साथ। और मुझे लग रहा है कि अभिषेक जी, जो बिहार में घटनाक्रम चल रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी लगातार मुझे लग रहा है कि कम करनी पड़ेगी। हम पहले 10 दिन पे आए, फिर हफ्ते पे आए, अब 4-5 दिन में आ गए। कहीं ऐसा ना हो कि ये डेली शो ही बन जाए बिहार में, तो कहानी कुछ इस तरह से बनती बिगड़ती नजर आ रही है। अभी पहले तो बिहार। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले वीडियो से और इस वीडियो के बीच में, लास्ट वीडियो हमने किया था जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जी। उसके बाद से और अब तक क्या क्या घटनाक्रम हुआ है बिहार का, पहले तो हमारे दर्शकों को इससे अवगत कराइए आप। सबसे जबरदस्त जो घटनाक्रम हुआ है वो बिहार और यूपी। जैसे मैंने कहा कि बिहार से कोई राजनीति होगी तो पूर्वांचल तक तो प्रभाव जाता ही जाता है। जैसे रामचरितमानस निकला तो यूपी में भी है, क्योंकि जातीय गणित का खेल रहा है। और आप तो यूपी को इतने दिनों से कवर कर रहे हो। लेकिन इस बार जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, ये एक समाज के तौर पे भी हम सबको सोचना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल किया है नीतीश कुमार से और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से, कि बिहार में पिछले 35 सालों में किसका शोषण हुआ और किसने शोषण किया। 20 साल से नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और यादव समाज से आते हैं लालू प्रसाद यादव, उनका 15 साल का शासन। तो बिहार के संसाधनों का शोषण, बिहार में जो पलायन हुआ, बिहार के लोगों के मानवाधिकार का शोषण, ये तो इन्हीं लोगों ने किया है। फिर हिंदुओं को जाति में तोड़ के जातीय जनगणना, शोषण, मनुवाद, इन सब की बात ये क्यों कर रहे हैं? इन्होंने 35 साल में ऐसा क्या बदल दिया? उन्होंने ये भी कहा कि इनके राज में जातीय हिंसा हुई, इनके राज्य में ही बिहारियों को, सभी जाति के लोगों को पलायन करना पड़ा। इस तंज के बाद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, इन लोगों ने कहा कि ललन सिंह जो है, उन्होंने कहा कि अब जदयू उपेंद्र कुशवाहा पे कार्रवाई करेगा। अब समझना यह है कि यही तो अमित शाह चाहते थे कि आप उपेंद्र कुशवाहा को निकालिए, ताकि जो लव कुश वोट की बात है, जो कोयरी कुर्मी वोट की बात है, वो बता सके कि नीतीश कुमार स्वयं तो चले गए लालू प्रसाद यादव के गोद में और कुशवाहा समाज के बेटे को बेदर्दी से निकाल दिया। और उपेंद्र कुशवाहा भी यही चाहते हैं, मुझे लगता है। एग्जैक्टली उपेंद्र कुशवाहा यही चाहते हैं। हाँ। जो जदयू करने, अच्छा, जदयू के साथ स्थिति इतनी भयंकर है कि जदयू उन्हें अफोर्ड भी नहीं कर सकती। जदयू के पास अब मजबूरी यह है कि वो जल्दी से जाकर के किसी पार्टी को ज्वाइन करे, ताकि उसके पास काउंटर करने का कुछ ऑप्शन मिले। उसे समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। दूसरा बयान जो है वो चिराग पासवान की तरफ से है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चिराग पासवान ने पहली बार नीतीश कुमार को कहा है कि नीतीश कुमार के राज में आपराधिक संरक्षण मिल रहा है लोगों को, माफिया को, और बालू माफिया का पूरा खेल जो चल रहा है ये इनकी देखरेख में हो रहा है। तो जो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि प्लान ये है अमित शाह का कि जो इमेज नीतीश कुमार का बना हुआ है, ठीक है, पलटू राम का इमेज जो भी हो, लेकिन एक इमेज नीतीश कुमार का बहुत मजबूत है कि उन पे कोई ये इल्जाम नहीं लगा सकता एक पैसे का कि वो करप्ट है। भ्रष्टाचार वाला। भ्रष्टाचार वाला इल्जाम नहीं है। लेकिन अब जो हमला हो रहा है उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की तरफ से, वो उनके इमेज पे हो रहा है। ये यानी कि वो जो सुशासन बाबू वाली जो इमेज है, उसे भी क्रैक करने वाली एक प्लान बन रही है। उस पे काम हो रहा है। हाँ, प्लान तो वो पहले ही है। एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसे। हाँ, दरभंगा वाली मीट में ही आपने भी उसको बताया था और मैंने भी बताया था कि दरभंगा वाली मीट में ही वो प्लानिंग हो गई थी। लेकिन अब उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। बिहार में बीजेपी ने 32 ऐसी सीटें मार्क की हैं जिसपे अगर लौकुश समीकरण को सिर्फ तोड़ दिया जाए, अपने फेवर में लेके आया जाए, प्लस पासवान वोट और जो बीजेपी का 26% का ओन बिहार में कैडर वोट रहा है, इसको मिला करके वो 32 ऐसी सीटें हैं जिसपे महागठबंधन को हरा सकता है। अच्छा, ये आपने अभिषेक जी जो ये अभी बताया है, परसेंटेज ऑफ वोट्स इनका जो अपना अपना है,
मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप तो बिहार की राजनीति को बहुत अब बारीकी से देख रहे हैं, इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी मेरी किसी सीनियर जर्नलिस्ट से बात हो रही थी आपसे पहले, तो वो कुशवाहा, चिराग पासवान, इनका वोटिंग परसेंटेज बता रहे थे कि एक का 6% है, एक का 5-6%, 7% है। अभी आपके हिसाब से इनका क्या, इनके दोनों के बीजेपी के साथ आ जाने से बीजेपी को कितने परसेंट वोट का प्लस होता है? 10% का, 12 का, कितने का? देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूँ सर। हम्म, 2015 के इलेक्शन में जिसमें बीजेपी हार गई थी हाँ हाँ, और सिर्फ 146 सीट पे लड़ी थी, तब भी बीजेपी को 26% मत मिले थे, 26% वोट शेयर। हम्म, अब सवाल ये है कि बीजेपी तो कम सीटों पे लड़ी थी, 20 सीट दे दिया था उस वक्त आरएलएसपी को, 20 सीट जीतन राम मांझी को, और 40 लगभग इतने ही 160 सीट पे लड़ी थी, बाकी विभाजित कर दिया था। लेकिन जो हमारे पास डेटा है पिछले 2014, 15, 19 और 20 के चुनाव के लगातार ग्राउंड पे कवर करने के बाद पासवान वोट 6.5% है। अच्छा, वो इंटैक्ट रहेगा सर, उसको हिलाना मुश्किल है। वैसे मुकेश साहनी माने जाते हैं मल्लाह के नेता, लेकिन मल्लाह का 2% मत है और इसमें से हमेशा ही 50% मत हमेशा ही भाजपा रहा है, प्रो भाजपा रहा है। ये तब की बात मैं कह रहा हूं जब 90s की मैं बात कर रहा हूं, तब भी। अच्छा, हाँ, यानी तब कि भी 1% हाँ, आधा। वो एक हम्म, 1% के आसपास। तो ये हो गया 7%। अब आते हैं कुशवाहा के 5%। और इसमें अगर आरसीपी सिंह ने ब्रेक कर दिया, जो कुर्मियों की बात हो रही है, नालंदा में, बिहार शरीफ में मैंने विजिट किया था रिसेंटली, 3 दिन हाँ, पहले। हाँ, हाँ, तो अब ये बातें खुल के आ रही है कि यादव के आगे जो है वो सरेंडर कर दिया है हमारी जाति को नीतीश कुमार ने, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्या है ना कि आप पॉलिटिक्स को समझते हैं, वहां मिल गए उत्तर प्रदेश में भी मायावती और मुलायम सिंह यादव। वो हर जगह ही होता है, राजस्थान में भी चल रहा है कि जाट कह रहे हैं कि अगर आप जाट को वैल्यू देंगे तो गुर्जर नाराज हो जाते हैं, सब चाहते हैं कि हमारा डोमिनेंस रहे। मैं वही कह रहा हूं। तो वो क्या होता है कि वो जोड़ लेते हैं कि 2+2=4, लेकिन होता 3 ही है या 2.5 होता है, कभी कभी हाँ, हाँ, वो भी नहीं होता, पता चला दोनों नाराज हो गए। हम्म, तो ये भी सारी चीजें हैं। तो इस वजह से अच्छा, लोकसभा में क्या है, 2014 और 2019 को अगर देखा जाए, मोदी एक ऐसे फैक्टर है जिनके नाम पे एक और एड ऑन वोट है। तो अगर फिर भी हम 26% और ये 14% का कैलकुलेशन लगा ले, तो लगभग 40% होते हैं। इसमें मोदी फैक्टर अगर जुड़ता है तो 41%। ये इटसेल्फ एक बड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाता है। वो इस वजह से विनिंग कॉम्बिनेशन है क्योंकि ओवैसी चुनाव लड़ेगा। ओवैसी को मुसलमान सीमांचल में वोट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो जान गए हैं कि सीमांचल में अपने वोट के बूते ही वो ओवैसी को चुनाव में जिता सकते हैं। और उनके तो 4 विधायक बने थे शायद पिछली बार, वो पांच जो पांच आरजेडी में चले गए थे। पांच पांच 5, हाँ। और किशनगंज से वो जीतते जीतते रह गए थे, लेकिन इस बार किशनगंज से ओवैसी जीतेगा। तो ये लोकसभा। जो इस हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लोकसभा सीट किशनगंज इस बार ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन के पास जाएगी, क्योंकि मुसलमान समाज जो उधर का है वो मानता है ओवैसी को नेता, और वो चाहता है कि उनका प्रतिनिधित्व जो है वो मुसलमान के नाते वो मिले। सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उनके बीच में, जिस झूठी सेकुलरिज्म के बारे में आरजेडी या आज तक सोचते थे। बिल्कुल सही आरजेडी या बात है। आरजेडी या नीतीश कुमार उनके विकल्प मात्र थे, ओवैसी उनका विकल्प नहीं, उनकी चॉइस है। ये दोनों में बिल्कुल बहुत सही बात है। बहुत बारीक अंतर है, लेकिन अंतर समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही अब बात है। और बिहार में जो हुआ था उसकी वजह से तो डर गए थे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश हाँ में ओवैसी ने संपर्क किया था विधानसभा चुनाव से पहले, इनके साथ मिले थे, जाके मीटिंग हुई थी लखनऊ में, बाकायदा फोटो आया था उसका। जी जी। उन्होंने कहा था कि आप हमें कुछ सीट दे दो आप, वरना फिर हम सब जगह लड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जो है थोड़ी सी वहां होशियारी दिखा गए, और उन्हें लगा कि यार ये कहीं बिहार वाला खेल ना कर दे यहाँ पे, और कल को हमारे आज तो हमारे साथ हो और कल को हमारे प्रतिद्वंदी के रूप में ही यहाँ पैदा हो जाए। तो उन्होंने ओवैसी को भाव ज्यादा दिया नहीं। खैर दिया वापस नहीं। उपेंद्र कुशवाहा पे आते हैं।
तो उपेंद्र कुशवाहा जो है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ कर लेंगे या ऐसे ही चलाते रहेंगे 1 साल तक गाड़ी? नहीं नहीं, नीतीश को ये मैक्स परेशानी करते रहेंगे? ये आपका प्रेडिक्शन जो आपने कहा था एक बार फोन पे भी मुझे, कि अभिषेक ये लगभग 6 महीने का सारा खेल है और हाँ। रोज ये खेल बदलेगा और राजनीति, अच्छा राजनीति में भी रोचकता तो बनी होनी चाहिए ना, तो दर्शक भी तो हमें इसीलिए सुनते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, और दर्शकों को भी क्लियर होता है इससे कि राजनीति का एक ये भी पहलू है जहां उन्हीं के समाज से उठ करके एक आदमी अब ये सवाल पूछ रहा है उन्हीं के समाज में कि आखिर शोषक कौन और शोषण किसका हो रहा है। ये एक ऐसी घटना है कि इसका रिफ्लेक्शन हम पूर्वांचल में भी, अगर कोई बड़े नेता ने इसी प्रकार के टोन को सेट किया, तो ये जो रामचरितमानस और ये सारा विवाद चल रहा है, वो धूमिल होके एक बार फिर से समाजवाद के नाम पे जो लूट चल रहा है इस देश पे, और समाजवाद के नाम पे एक सुनियोजित पारिवारिक ये कह सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां आकर के लूट रही हैं। इसका 2 उदाहरण बहुत अच्छा है। अभी रामकृपाल यादव के एक बेटे ने संगठन बनाया है जो यादवों के बीच में काम कर रहा है, उनको अवेकन कर रहा है कि लालू यादव आपके नेता नहीं है। रामकृपाल यादव कौन है? बीजेपी के सांसद हैं, एक बार मंत्री भी बन चुके हैं। लेकिन रामकृपाल यादव का सर ये पूरा परिचय नहीं है। रामकृपाल यादव किसी समय में लालू के लक्ष्मण कहे जाते थे। लालू यादव जब जेल गए तो न केवल पूरे परिवार को संभाला, राबड़ी देवी को राजनीति का क ख ग घ सिखाया, और जो परिवार और पूरा राजद कुनबा था उसको रामकृपाल यादव ने संभाला। अब आते हैं 2014 में, बिटिया तैयार हो चुकी थी राजनीति में आने को, तो जिस लक्ष्मण ने पूरे परिवार को उस वक्त संभाला जब लालू प्रसाद यादव जेल गए थे, उसी पाटलिपुत्रा सीट के लिए रामकृपाल यादव को लालू परिवार ने दुत्कार दिया और बेटी को तरजीह दे दी। हाँ, ये हुआ था। ये इंटरेस्टिंग समाजवाद है। उसके बाद रामकृपाल यादव निकल गए। रामकृपाल यादव बीजेपी में आए, उन्हें सम्मान मिला, पाटलिपुत्रा से चुनाव जीतते हैं मीसा भारती को हरा करके और सीधा मंत्री बनते हैं। एक कहावत है पाटलिपुत्रा में कि हर्ष भैया, अगर आपने उनको, अगर वो पाटलिपुत्र में हैं और अपनी बिटिया के जन्मदिन के लिए भी आपने उनको इनवाइट किया, तो भले 2 मिनट के लिए सही, लेकिन वो आपके घर में आएंगे जरूर। ये उनका कनेक्शन है। तो ये भी एक इसी वजह से रामकृपाल के बेटे पे बीजेपी इस वक्त फोकस कर रही है और मेहनत कर रही है कि तुम वाई कॉम्बिनेशन में से भी एटलीस्ट 10% तोड़ दो तो इनका जो नुकसान होगा वो 20% का होगा। तो फिर तो कुछ इनके पास बचता ही नहीं है। उधर ओवैसी आ जाएं, इधर अगर यादव का कुछ हो डैमेज तो बहुत नुकसान हो जाएगा इनका भी। नहीं, वो तो अब दिख रहा है। नवल किशोर यादव जिस प्रकार से अटैक कर रहे हैं, नवल किशोर यादव ने दरभंगा वाली मीट में के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं पत्रकारों से कहा कि इस देश का, बिहार का अब यादव जो है वो बेवकूफ नहीं है। ये किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हर बार एक नए लड़के को वोट नहीं करेगा कि कल बाप को वोट किया, परसों बेटे को वोट किया, परसों पोते को वोट करेगा। तो अब मैसेज क्लियर है कि अब इनके यादव वोट पे काउंटर करना है। तो ठीक है, एक कैडर होता है, आरजेडी का भी है, वो पूरा ना टूटेगा। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में कुनबा बिखरा है, हमने देखा कि कई जगह यादव टूटे, और न केवल टूटे, जम के वोट किया। उसमें शिवपाल यादव तो 4-5 साल अलग ही रहे बिल्कुल। और नहीं, और सबसे बड़ी बात, अभी निरहुआ की जीत जो है आजमगढ़ से, वो कहानी बता रही है कि क्या हुआ आजमगढ़ में। वहां तो धर्मेंद्र यादव को अखिलेश यादव ने हरवाया। बिल्कुल हरवाया। नहीं, वहां पे कई यादव के जो नेता थे उन्होंने कहा कि ये पारिवारिक पार्टी जो है, अगर धर्मेंद्र यादव जीत गया तो यहाँ पे फिर कोई उन्हीं से समाजवादी पार्टी का ही नेता जो है वो चुनाव लड़ने आएगा, तो इसको जो है पारिवारिक सीट बचाने से अच्छा है कि इस बार ठीक है 2024 में डेफिनेटली मैं अभी भी कहता हूं आजमगढ़ सीट जो है वापस समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन ये चीजें होती हैं, ये भी राजनीति का एक हिस्सा है। इसी वजह से मैंने कहा कि पाटलिपुत्र से लेकर के कई ऐसी सीटें हैं जहां पे ये बहुत मुश्किल है। अब जैसे एक और दर्शकों को बता दूं, शत्रुघ्न सिन्हा जहां से चुनाव लड़ते हैं और जीतते थे किसी जमाने में, पटना साहिब, वहां से रविशंकर, हाँ अभी वहां से रविशंकर प्रसाद, वहां पे आपको किसी और के वोट की जरूरत ही नहीं है। अगर जो है
लाला समाज ने वोट कर दिया हम्म, तो बस बात खत्म होगी। श्रीवास्तव जिसको कहते हैं, हम्म, उस समाज ने वोट कर दिया, कायस्थ समाज ने, तो बात हम्म, खत्म हो गई, वही आदमी चुनाव जीतेगा। वो हम्म, बाहुल्य है। तो इसी वजह से ये जो समीकरण है, ये बड़ा राजद और जदयू के लिए असहज है। ऐसे में मुझे ये लग रहा है, आज आपके दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि 2024 आते आते ये गठबंधन ही न टूट जाए। हाँ वो तो खैर होना ही है। और इसमें तो सुशील मोदी का मैं बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि गठबंधन 4-6 महीने में जो है खत्म होने वाला है, और उन्होंने तो कहा है कि यहाँ महाराष्ट्र पार्ट 2 होने में देर नहीं लगेगी। ये मैंने ये तो हमने, सुशील मोदी जी ने बाद में कहा, ये तो हम्म, हमने और आपने अपने आई थिंक दूसरे या तीसरे शो में कह दिया था। उसका हम्म, कारण ये है कि बीजेपी के पास लोकसभा सीट में जो वैकेंसी है वो 12 सांसद की है एक्स्ट्रा, हाँ, और ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और सबको कॉन्फिडेंस ये है, देखिए क्या है कि हम लोग विश्लेषण करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि नेताओं को पता नहीं है बिल्कुल जमीन में क्या चल रहा है। कम से कम बिहार के नेता के साथ ऐसा फैक्टर नहीं है। वो इतना इन्वेस्ट करते तो उन्हें पता होता है कि कहाँ पे क्या समीकरण बदल रहे हैं। और सबको पता है कि जो 2024 का चुनाव होना है वो नीतीश कुमार के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा। हम्म, वो वोट तेजस्वी यादव के भी नाम पे नहीं पड़ना है। वोट पड़ना है नरेंद्र मोदी के नाम पे या राहुल गांधी के नाम पे। हम्म, बिहार ही नहीं, अब पूरे देश में इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म फॉर्म में हो रहा हाँ बिल्कुल है। सही है। तो ऐसे में जो है नरेंद्र मोदी जी का लोग ये पलड़ा सोचते भारी हैं कि है। आप जिसे वोट कर रहे हैं उसका राष्ट्रीय राजनीति में क्या रोल होगा, ये भी लोग देखने लगे हैं। सही हाँ बात है। बिल्कुल। नहीं, हम्म, सबसे बड़ी बात सर ये देखिए कि इस वक्त बीजेपी ऑफिस पे मुंह छुपा के मास्क पहन पहन के ऐसे नेता घूमते हुए नजर आ रहे हैं जो हार्डकोर राजद के कट्टर सिपाही माने जाते हैं, जदयू के कट्टर सिपाही माने जाते हैं। जैसे मैंने सुधाकर सिंह जी का जिक्र किया था, यूं ही जिक्र नहीं किया था। आरजेडी के नेता जो है सुधाकर सिंह, जगतानंद बाबू के जो है वो सुपुत्र हैं। हम्म, लेकिन उनकी चाहत है कि बीजेपी से उनको टिकट मिले, कहीं से भी मिले। सीमांचल छोड़ करके बीजेपी कहीं से भी दे दे, उनको ये पता है कि वो जीत जाएंगे। हम्म। और ये स्थिति जो है वो अचंभित करती है राजनीति को लेकर के अच्छा, कि आपने भाई। एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग जिक्र किया था अभी रविशंकर प्रसाद वाली सीट का। हम्म, और चूंकि 2019 के चुनाव में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, उस समय हम्म, कई लोगों को इंटरव्यू भी किया था मैंने। हम्म, तो उस समय एक बहुत बड़ी एक बात जो सामने आई थी वो ये आई थी, लोगों का ये कहना था कि रविशंकर प्रसाद तो राज्यसभा वाले हैं, हम्म, इन्हें तो घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है, मास लीडर ये है नहीं, इनके साथ कोई जाएगा नहीं। हम्म, और शत्रुघ्न सिन्हा इनके सामने थे ही, जो वहां से पहले सांसद रह चुके हैं, वो हम्म, कांग्रेस में चले गए थे। तो उस चुनाव ने एक बहुत बड़ी बात ये साबित की थी, वही जो बात आप बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बड़ा फैक्टर होगा। तो वो मुझे तो लग रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने जो मंच बदला, हम्म, उस मंच बदलने के साथ ही वो जो आपने कहा ना कि लाला समाज जो है सारा का सारा वो चला हाँ। गया उन्हीं के साथ। उनकी उनकी चॉइस जो है शत्रुघ्न सिन्हा नहीं थे, उनकी चॉइस नहीं नहीं, बीजेपी वो थी, कभी भी या नहीं रहा बिहार बीजेपी से में। आने वाला जो, तो बिहार में उनकी चॉइस लाला वो जो थी। है, जी हम्म, लाला जो है वो 2% है मात्र। लेकिन बीजेपी का इतिहास या वर्तमान जो भी कह ले, एक बार ब्राह्मण या राजपूत या भूमिहार के मन में द्वंद्व हो सकता है कि किसको वोट करना है, लेकिन लाला समाज के मन में ये कभी भी द्वंद्व नहीं रहा है। वो बहुत क्लियर रहा है अपने राष्ट्रवाद को लेकर के बिहार में, उनको क्या चाहिए, कैसे नेता चाहिए। और इस मामले में उदाहरण बताता हूं, 2019 में जब कांग्रेस में चले गए थे तो उनका एक बहुत प्रमुख फेस्टिवल है चित्रगुप्त पूजा। हाँ होती है, और कायस्थ यहाँ, समाज करता है, हाँ यूपी में जी, भी बहुत होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं इसके। हाँ। तो यहीं हम्म, पे फुलवारी शरीफ में एक आयोजन हो रहा था, वहां पे शत्रुघ्न सिन्हा गेट से उतरते हैं हम्म, और तभी सभी समाज के लोगों ने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि आप यहां से चले जाइए। अब आप अच्छा। अंगूर के वो गुच्छे हो गए हैं जो अंगूर से टूट गए हैं। कांग्रेस से जाने का मतलब ही है कि आपने पूरे समुदाय को जो है वो बहिष्कृत स्वयं किया है। इसलिए हम आपको अपमानित नहीं करना चाहते हैं, आप यहां से चले जाइए। और मतलब शत्रुघ्न आप सिन्हा, अलग हुए हैं, हम आपको अलग नहीं कर रहे हैं, आप उस हाँ गुस्से हाँ में से टूट के खुद गिरे हैं नीचे। हाँ, और हाँ, हाँ। शत्रुघ्न सिन्हा गाड़ी के गेट से
नीचे उतरे बिना बिना पूजा में सम्मिलित हुए, उनको जाना पड़ा। उसी दिन ये क्लियर हो गया था कि रविशंकर प्रसाद चुनाव जीत के पटना साहिब से। हम्म। अच्छा, इसमें चिराग पासवान की एक वीडियो छोटी सी मैंने भी अपने चैनल पे डाली थी, बजट पे प्रतिक्रिया हो रही थी उसमें। हाँ, हाँ। और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि उसमें जो दूरदर्शन का पत्रकार था उसने पूछा कि आप इस बजट को कैसे देखते हैं और 10 में से कितने नंबर देंगे, तो चिराग पासवान ने तो 10 में से 10 नंबर दिए। मुझे लगता है हाँ। कि 10 में से 10 नंबर ऊपर से बीजेपी से भी मिल चुके हैं चिराग पासवान को भी। ये एक स्वाभाविक सी बात है जो चिराग पासवान से ये प्रतिक्रिया जो ली जा रही है इन सब मुद्दों हम्म। पे, ये बताता है कि हमने कुछ दिन पहले शो में भी बताया था कि चिराग पासवान को एक एसेट के रूप में बीजेपी देख रही है। हम्म। क्योंकि अब चिराग पासवान, मैं पहले मानता था कि सिर्फ पासवान के नेता है, लेकिन कुढ़नी विधानसभा को गौर से फॉलो अप करने के बाद, उपचुनाव में। हाँ, उपचुनाव में ऐसा लगता है कि अब वो सिर्फ पासवान समाज का नेता नहीं है। एक बहुत बड़ा युद्ध जो उनका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जो बात करते हैं ना, एक बहुत बड़ा युद्ध है। उसमें यादव भी है, उसमें कोयरी भी है, पंडित भी है, राजपूत भी है। मानता है कि चिराग पासवान में एक पोटेंशियल है। अब भाजपा का रोल यहीं से शुरू हो जाता है सर। कहते हैं ना, हीरे को तराशने वाली बात। नीतीश कुमार कोई आसमान से उतरे हुए पॉलिटिशियन नहीं थे और कोई कभी मास लीडर नहीं थे। नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाया है बीजेपी ने 1994 में, जब समता पार्टी बनी थी। उस वक्त तो गठबंधन जॉर्ज फर्नांडिस के साथ बीजेपी का हुआ था। नीतीश कुमार को तो बाढ़ से चुनाव लड़वाया गया, जितवाया गया सर। सिर्फ लड़वाया नहीं गया, जितवाया गया, ऐसा सेफ सीट दे करके। और आज किसी को यह लगता है कि बाढ़ से चुनाव वापस वो जीत जाएंगे नीतीश कुमार, तो अभी भी वो गलतफहमी में है। वो भी बीजेपी की ही सीट है और वही जीतेगी। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि जो गार्निश करने की बात है, पॉलिश करने की बात है, चमकाने की बात है, हीरे को तराशने की बात है, उस पे बहुत काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि बिहार में एक बड़ा पोर्टफोलियो फ्यूचर में, जब बीजेपी की 2025 में सरकार बनेगी इलेक्शन के बाद, चिराग पासवान को मिलेगा। तो चिराग पासवान के बारे में कुछ लोग, मेरे पत्रकार मित्र हैं दिल्ली में, वो ये भी कहते हैं कि भाई ये एक स्वर्ण माँ का बेटा है, इस वजह से भी स्वर्ण समाज जो है वहां का चिराग पासवान को लाइक करता है। ये भी तो बात है। यही तो इसी समाज, मैं इसी की तो बात कर रहा हूँ। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बड़ा रोचक कॉम्बिनेशन है। निर्विवाद रूप से पासवानों का भी नेता, सवर्ण समाज का भी नेता, अच्छा ओबीसी में भी पैठ बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो बातें ही ऐसी कर रहे हैं। अच्छा, अच्छी बातें तो सबको अच्छी लगती है ना। जो कुछ बातें डिलीवर की थी तेजस्वी यादव ने 2020 के इलेक्शन में, यहां के यूथ ने भरोसा किया और उनको ठीक वोट दिया था। बीजेपी और जदयू की हालत खराब हो गई थी 2020 के चुनाव में। लेकिन अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछूंगा। सुशील मोदी के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है और कुछ लोगों की ओपिनियन ये भी है, आप भी इससे सहमत होंगे, कि सुशील मोदी ने बीजेपी का नुकसान भी बहुत कराया है यहाँ पे। और बीजेपी नहीं चाहती कि सुशील मोदी बिहार की राजनीति में डिसाइडर हो, किसी भी तरीके से किसी भी निर्णायक बॉडी में शामिल रहे। कुछ इस तरह की उन्हें, इसी वजह से उन्हें सेंटर में भी ले आया गया था। लेकिन एक बार फिर से चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ जो लोग राज्यसभा से हैं उन्हें इस बार कहा जाएगा कि आप लोकसभा लड़ लिए। इसमें अश्विनी वैष्णव का नाम है, पीयूष गोयल का नाम है, निर्मला सीतारमण को भी कहा जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को भी कहा गया है, पुरुषोत्तम रूपाला को कहा गया है। उसमें एक नाम सुशील मोदी का भी है। क्या सुशील मोदी लगे लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव? देखिए, लड़ सकते हैं, लेकिन जीतना उनको नरेंद्र मोदी के ही नाम पे पड़ेगा। हाँ, वो तो ही इज खैर नॉट अ होगा ही। मास लीडर, वो मास लीडर नहीं। हाँ, दूसरी बात जो आपने तो अगर वो ये कहा, लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? क्या सीट उनके लिए फिट बैठती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि कुछ जो पोटेंशियल सीटें हैं जहां से मैं देख पा रहा हूं कि बीजेपी जीतेगी ही जीतेगी, कम से कम वहां के सांसदों को बदलने का लॉजिक भी नजर नहीं आता, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। नहीं तो इनके लिए सीट वैसे बनती कौन सी है, इनके क्षेत्र के हिसाब से, इनकी घरेलू यही तो क्षेत्र के बात है। हिसाब से?
यही तो बात है कि इनकी सीट कोई लोकसभा की बनती ही नहीं है और कभी इन्होंने वो लोकसभा का ये भी नहीं किया। हाँ, लेकिन देखिए मे भी शायद औरंगाबाद वगैरह साइड से इनको मिलने का कोशिश हो। हाँ, अ, अच्छा, अच्छा। क्योंकि जहानाबाद, गया पॉसिबल नहीं है। हुँ, आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर तो भूल जाइए। फिर आ जाते हैं यहाँ पे पाटलिपुत्रा, पटना। हुँ, नहीं, हुँ, मुझे नहीं लगता कि इस एरिया में कोई हो सकता है। गंगा के उस पार तिरहुत प्रमंडल में से भी कुछ सीटों पे जाया जा सकता है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में से एक आध सीटें कुछ हो जाए हुँ, तो हुँ, हुँ। हो जाए, वरना ऐसा सुशील कोई मोदी कोई ये है नहीं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बीजेपी फ़र्क को। नहीं पड़ता है। हुँ, 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 बीजेपी को बर्बाद करने वाला यही आदमी है। हुँ, इसने पोटेंशियल यूथ लीडर पैदा नहीं होने दी। हुँ। नहीं तो अब जैसे ये काफ़ी समय से सेंटर की पॉलिटिक्स में वहाँ रखा गया है ना, अब तो वो तो ख़ैर भिजवाया गया है जैसे संघ के द्वारा। जब से सरकार बदली है तब से तो फिर ये बिहार में ही चल पड़े हैं। जब से वो ठीक है, लेकिन नीतीश ये की तो और वो संघ के बनी है। द्वारा भिजवाया गया था। वो इस हुँ, वजह से क्योंकि इनकी वाइफ क्रिश्चियन है, सुशील मोदी हुँ, की। हुँ, हुँ, और हुँ, जो गया में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें कन्वर्जन की बात थी, हुँ, उसमें हुँ। आरएसएस बहुत भयंकर क्रोधित हुआ था क्योंकि उनके लिंक्स जो है वो उनकी वाइफ से जुड़ रहे थे। अच्छा, अच्छा। इस वजह से उनको भिजवाया गया और कहा गया कि ये तो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी के एकदम अगेंस्ट काम हो रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा तो अब नेक्स्ट एपिसोड हम जब करेंगे उससे पहले आप क्या देखते हैं अब क्या हो जाएगा अभी उपेंद्र कुशवाहा वाले फ्रंट पे क्या डेवलपमेंट अगले कुछ दिनों में देखते हैं आप? देखिए अभी जैसे आपने कहा शुरू में कि नोटिस की बात है। 10 तारीख को एक मीट है, उसके बाद ही हम शो करेंगे। 10 तारीख को एक मीट है और ये इंटरेस्टिंग मीट है। पुराने आरसीपी सिंह के ऐसे बनाए गए हुए जदयू के नेता जो हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने मैंने कहा था खड़े किए थे, उनके हुँ, साथ उपेंद्र कुशवाहा की टीम की एक मीटिंग है 10 तारीख को। अच्छा। इस 10 तारीख की मीटिंग के बाद मयान से तलवार बाहर निकल जाएगी। क्योंकि फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि हमारे साथ ठीक है, मैंने बनाया था जदयू का जिला अध्यक्ष मान लीजिए किसी को। हुँ, लेकिन जब मैं ये कहूँ कि तैयार हो अपने हुँ। साथ 10, 15, 20 लड़कों को ले हाँ, तो जाके वो साथ निकलने के आता लिए, है कि नहीं? हुँ, और अगर वो साथ आ जाता है और मीटिंग में हाँ हो जाती है, तब आरसीपी सिंह जुड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा के साथ और तब अब जो है फिर कार्यक्रम घोषित होगा और इंतजार हो रहा है कि कब उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर जदयू कार्रवाई करे, इनको पार्टी से निकाले और नई समता पार्टी जो है वो गठित हो। इसीलिए मैंने 2 एपिसोड में ये क्लियरली कहा कि पार्टी का नाम समता से रिलेटेड इसीलिए होगा क्योंकि उनके बयान जो आ रहे हैं वो समाजवाद, शोषण और इस पे जो आ रहे हैं वो क्लियर कर रहा है कि वो जॉर्ज फर्नांडिस के लाइन को टच करने का प्रयास कर रहे चलिए फिर हैं। अब जी, देखते हैं आरसीपी सिंह क्या करते हैं। होती है आपसे जी। मुलाकात। बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक। जय श्री राम। जय श्री राम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।